तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो करते हैं, वो है भाई एसी वोल्टेज अक्रॉस सीरीज एलसीआर सर्किट। इंडिविजुअल अपने पास में जो एसी सप्लाई है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। अब तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दें तब किस तरीके से सिनेरियो बनेगा, तब कैसे आंसर निकलेंगे, वो हम करने वाले हैं। तो देखो, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज एलसीआर सर्किट। कोई ऐसी वोल्टेज है जिसको हमने एक सीरीज एलसीआर के अक्रॉस में अप्लाई कर दिया। सीरीज एलसीआर में मतलब है भाई अपने पास में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ऐसा सर्किट बोलते हैं सीरीज एलसीआर। ठीक है, तो ये लो कनेक्ट कर देता हूं। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इन तीनों को मिला के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो सिनेरियो बनता है उसको सोल्व करते हैं। जो वोल्टेज से कनेक्ट किया है, वो जो वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ना। वोल्टेज को नहीं मानते हैं भाई पहले। ठीक है, वोल्टेज जिससे कनेक्ट किया है ना, उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है वी नोट। ठीक है, या जिसकी वोल्टेज कनेक्ट किया है वो है वी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा। ठीक है, कुछ रेफरेंस कुछ नहीं मानना है पूरा, सिर्फ जो पीक वैल्यू है वो वी नोट है ऐसा मान लो, या जो वोल्टेज है वो वी है और उसकी फ्रीक्वेंसी में। ठीक, ठीक है। इंडक्टर है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगी वो होगी वीएल, रजिस्टर के अक्रॉस में होगी वी आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस में जो होगी वो होगी वी। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम मान लेते हैं आई। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम करंट को मानते हैं, वोल्टेज को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, लेट when inductor, capacitor and resistor are connected, then current in circuit B I is equal to I नोट साइन ओमेगा टी। इसमें बेटा वोल्टेज को ना मान के हमने करंट को मान लिया है कि भाई करंट कितना इसमें फ्लो करेगा। तो करंट हमने मान लिया भाई I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इतना फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। वोल्टेज है, उसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आई जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। तो इस करंट अगर पता चल गया तो वोल्टेज कितनी होगी ये सब हम निकालते हैं, इसका जो रिएक्टेंस है वो कितना होगा, ये सब चीजें निकाल। अब बेटा क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट है इसमें है, वो सीरीज में है, अगर पूरा सर्किट ही सीरीज में है तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम रहेगा, इसलिए हमने करंट को मान लिया है। इससे पहले तक वोल्टेज सेम रहती थी तो हम वोल्टेज को मान लेते थे। ठीक है, करंट भी सेम रहता था, करंट को भी मान सकते थे, बट यहाँ पे हमने करंट को माना है। किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ करंट लो क्या बताता है भाई, करंट जो है टोटल करंट, रजिस्टर में करंट, इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में करंट, सब में करंट सेम होने वाला है, सब कुछ सीरीज में है। वोल्टेज के बारे में अगर मैं बात करूं, जो वोल्टेज ये वाली वोल्टेज है, ये जो वी, किसके इक्वल रहेगी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस रजिस्टर प्लस कैपेसिटर, इन तीनों की वोल्टेज के सम के इक्वल रहेगी। ये चीज हमें कैसे पता चला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, तो अब बेटा ये वाली वोल्टेज निकालने के लिए इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज है वो चाहिए होगी, फिर उन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका सम चाहिए होगा। मेन अपने पास में जो प्रोसेस है वो है भाई ये। ठीक है बेटा, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकाल लेते हैं, वीएल, वीआर और वीसी। सबसे पहले बेटे अपने पास में करंट अगर गिवन है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। देखो तो भाई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी आर, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर। तीनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो भाई, रजिस्टर के अक्रॉस तो कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। रजिस्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो करते हैं। रजिस्टर के अक्रॉस में बेटा वोल्टेज हो जाएगी, रजिस्टर के अक्रॉस में, सॉरी, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। तो करंट का मैग्नीट्यूड इंटू रजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, आई इंटू आर। उल्टा तो लिख दिया ना हमने, ये था भाई कैपेसिटर, ये था रजिस्टर। वी आर निकाल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू रजिस्टेंस। और इसका फेज क्या है, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, साइन ऑफ। रजिस्टर में वही फेज रहता है जो एक्चुअल वोल्टेज, जो करंट का फेज है, वो कोई फेज में चेंज नहीं है। अच्छा, कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाती है, वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट इंटू एक्सी, बहुत बढ़िया, इंटू साइन। ये चीज देखने की जरूरत है भाई, वोल्टेज किस में आगे चल रही होती है। अपने पास में वोल्टेज और करंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है कैपेसिटर की, ठीक है। तो एक सिर्फ प्योर कैपेसिटर में ऐसा रहता था, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रहता था। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज अपने पास में, तो देखो कितनी क्या चल रही होती है, वोल्टेज पीछे चल रही होती है, करंट आगे चल रहा होता है, वो भी अच्छी बात है। वोल्टेज हो जाएगी ओमेगा टी में से पाई बाई टू पीछे चल रही है, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट के पीछे चल रही है पाई बाई टू से। सेम चीज अगर इंडक्टर में देखें, तो इंडक्टर में वोल्टेज हो जाएगी करंट इंटू एक्स एल, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी से आगे चल रही होगी, मतलब सॉरी 90 डिग्री से आगे चल रहा होगा कैपेसिटर में वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज, ठीक है। तो तीनों के अंदर में जो वोल्टेज है उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। ये हमने लिख के बताया, अदरवाइज नहीं भी लिखते तो भी इनसे आंसर तो आ ही जाता। बेसिकली क्या किया बेटा, करंट है उसको हमने मान लिया, और करंट का यूज करके वोल्टेज को लिखना सीख लिया, ठीक है, क्योंकि तीनों में अलग अलग वोल्टेज है, तो तीनों के अलग अलग वोल्टेज लिखना था। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वोल्टेज की पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या हो जाता है, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो इंडक्टर का रजिस्टेंस, कैपेसिटर का रजिस्टेंस, प्योर रजिस्टेंस। और इसके बाद में साइन फेज देखते हैं, रजिस्टर में फेज सेम, कैपेसिटर में वोल्टेज का फेज पाई बाई टू से पीछे, इंडक्टर में वोल्टेज का फेज पाई बाई टू से आगे, करंट की। बहुत बढ़िया, ये तीनों कर दिया, इन तीनों का डेटा सम कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगी, कि करंट तो मानना था, वोल्टेज निकालनी। अभी तक, इससे पहले तक क्या मानते थे, वोल्टेज मानते थे, करंट निकालते। चलो तो भाई, अब इन तीनों का सम ही तो करना है एक टाइप से, और तीन अलग अलग है वो हो वोल्टेज, उनका सम करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, फेजर मेथड। तो अब यूज करते हैं, नाउ वी यूज फेजर मेथड। फेजर मेथड देखो क्या होगा। सबसे पहले बेटा करंट को तो मैंने मान लिया रेफरेंस, करंट जो है वो अपने पास में है भाई आई नोट, और करंट की जो फेज है वो है ओमेगा टी, तो इस रेफरेंस लाइन। इसके बाद में तीनों की वोल्टेज लिखते हैं। इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री से आगे, इंडक्टर की वोल्टेज है उसको मैंने VL से लिख दिया, करंट से 90 डिग्री आगे। और इस क्वेश्चन में ऐसा, इस सिनेरियो में ऐसा मान लेते हैं कि इंडक्टर की वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। बाकी अगर कैपेसिटर ज्यादा होगी तो वो भी चीज सीख जाओगे, अभी इसके अकॉर्डिंगली करो। करंट से ज्यादा है, सॉरी, करंट से फेज में आगे चल रही है इंडक्टर की वोल्टेज। नेक्स्ट है कैपेसिटर की वोल्टेज। कैपेसिटर की वोल्टेज के बारे में लिखूं, तो कैपेसिटर की वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड तो इतना है, ठीक है, साइन इतना सा, करंट का फेज था ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे चल रही है, इसका मतलब है जो वोल्टेज है वो इतना सा चल रही है, ठीक है। VL ज्यादा माना है, VC हमने कम माना है, तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम ही डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है,
करंट का मैं कलर बदल देता हूँ, करंट था भाई इस कलर, करंट को इस कलर से लिख दिया है। बाकी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये बन गई है भैया, तीनों का फेज बना दिया है बेटा। अब ये एक टाइप से वेक्टर बन चुके हैं। तो VL है ऊपर की तरफ, VC है नीचे की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो सिंपली इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया है, VL माइनस VC। इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड घटा दिया तो VL माइनस VC। इस डायरेक्शन में VR, इस डायरेक्शन में VL माइनस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि अब ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट और VR दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट जो है वो बन जाता है ये। ठीक है, नेट वोल्टेज है वो बन जाती है ये V, क्योंकि यही नेट वोल्टेज है। इस नेट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं भाई, V मस्ट बी इक्वल टू, ये और ये दोनों 90 डिग्री पे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल पे अंडर रूट, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आ गई है नेट वोल्टेज। इसका नेट वोल्टेज है वो ये आ गई है, नेट करंट था वो ये था, दोनों के बीच में जो फेज है वो आ गया है फाइव। अब फेज में कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रही है करंट से, कितने से, फेज से, पाई से, क्योंकि बेटा एक्चुअल में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमने ज्यादा माना है, तो इसलिए फेज में आगे चल रही है, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे चल रही है, इसलिए ऐसा हो पाया। ठीक है, अब यहां से ये वोल्टेज आ गई है, अब इसको मैं करंट से डिवाइड कर देता हूं। करंट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, इस तरफ डिवाइड किया तो उस तरफ भी करंट से डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट में जाके करंट के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। इंडक्टर की वोल्टेज को अगर मैं करंट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, XL। कैपेसिटर की वोल्टेज को कर दूंगा तो XC। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को करंट से डिवाइड कर दूंगा तो रजिस्टेंस। तो V अपॉन I, तो नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट दोनों का डिवाइड कर दिया तो अपने पास में निकल के आ गया है इस सर्किट का नेट रजिस्टेंस, जिसको कि बोला जाता है इम्पीडेंस। V अपॉन I है, इसको मैं लिख देता हूं Z से, क्योंकि बन गया है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R। एक तो भाई वोल्टेज को लिखना सीख लिया है, एक नेट रेजिस्टेंस को लिख लिया है, इसको बोल देते हैं इम्पीडेंस ऑफ AC सर्किट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है AC सर्किट के इम्पीडेंस को। ठीक है, ऐसा करके अपने पास में निकल के आ गया है इम्पीडेंस ऑफ AC सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब क्या हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट। सीरीज में जो LCR सर्किट लगाया है वो नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है फॉर AC सप्लाई। इस चीज को बोला जाता है इम्पीडेंस। AC सप्लाई के केस में वो नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, वो ही होता है इम्पीडेंस ऑफ AC। बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां से करके ये अपने पास में एक ट्राइंगल बन चुकी है। ठीक है, तो इसको बोल देता हूं मैं वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल है बेटा इस तरीके की है ये, नेट वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और VL माइनस VC, जो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली आती है। वोल्टेज की ट्राइंगल इस तरीके से रहती है।
अब वोल्टेज की ट्राइंगल के ही सिमिलर एक और ट्राइंगल बना सकते हैं जिसको बोलेंगे इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, वोल्टेज की ट्राइंगल से अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका। इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बनती है, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल में इधर वाली साइड बन जाएगी रेजिस्टेंस, इसको करंट से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये बन जाता है अपने पास में, ऐसा करके बन जाती है भाई इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक, इम्पीडेंस ट्राइंगल से अपन जेड को भी निकाल सकते हैं, और इससे कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं। एक तो इससे निकाला जाता है टेन फाई, एक निकालना होता है कोस फाई, और एक निकालना होता है टेन फाई। इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। कोस फाई क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई, और जेड है इसको निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का। तो ये इम्पीडेंस ट्राइंगल के जो रूल थे वो हैं अपने पास। तो सीरीज एलसीआर सर्किट से कुछ रिजल्ट हैं जो अपने पास में निकल के आ गए हैं, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और क्वेश्चंस में ये काम में आने वाले भी हैं। ठीक है, इसके बाद में बनाते हैं भाई ग्राफ। ग्राफ ऑफ इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जो इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, इस चीज का ग्राफ। सबसे पहले है भाई रेजिस्टेंस ओनली। अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो उस सर्किट के अंदर में कैसा ग्राफ बनेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसा रहेगा। तो बेटा जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सेकंड है अपने पास में कैपेसिटर ओनली। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो तब जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तब जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। ओनली कैपेसिटर ओनली है तो एक्सी होगा, और फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सी इज कैपेसिटी, मतलब कि वन अपॉन टू पाई एफ, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ओमेगा को लिख दिया टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। इधर से क्या पता चला, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो जाएगा एक्स सी और एफ के बीच में। अगर सर्किट में मेरे बच्चों ओनली अगर इंडक्टर हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। इंडक्टर ओनली हुआ तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है हमें, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो एक्स एल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बन गया। एक्स एल और एफ के बीच में जो ग्राफ है वो भी बन गया है। ऐसे करके कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ है, सबके सब हमने बना के देख लिए, बढ़िया तरीके से बन गए हैं, अच्छे तरीके से बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो बच गया है ना फोर्थ, ये समझना सबसे जरूरी है, एलसीआर सर्किट। अगर अपने पास में कंप्लीट एलसीआर सर्किट ही हो तो उसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा।
इस ग्राफ को समझने की जरूरत है। इस डायरेक्शन में है भाई इम्पीडेंस, इस तरफ में प्लॉट कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला जो है उसका ये बता देता हूं भाई, फॉर्मूला ऐसा रहेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स जी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे करके Z की जो वैल्यू है वो बनती है। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा अपना जो ग्राफ है वो बनता हुआ चला जाए। सबसे पहले क्या है, इस चीज को समझते हुए चलना। जब बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है, जब फ्रीक्वेंसी जीरो के आसपास है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी जीरो के आसपास होगी तो उस केस में एल जो है उसकी वैल्यू तो जीरो जैसी होगी। एक्स एल है उसकी वैल्यू कितनी सी होगी, जीरो। और उस केस में जो एक्स सी है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एक्स सी की वैल्यू। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अपने पास में जो एक्स एल है, जो एक्स एल है वो कम होगा, एक्स सी है वो ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। तो इस केस में ये वाली टर्म में ये जो एक्स सी है वो ज्यादा होगा, एक्स एल है वो कम होगा। ओवरऑल टर्म पॉजिटिव रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो उस केस में एक्स सी कम होता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा, स्टार्टिंग में जो बिहेवियर आएगा एक्स सी के अकॉर्डिंगली ऐसा सा बिहेवियर बनता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये बिहेवियर कब है, जब एक्स सी ज्यादा है एक्स सी। अब बेटा एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे एक्स सी और एक्स एल इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी और जेड की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, जो कि आर के ही इक्वल बनेगा। तो ये एक फ्रीक्वेंसी आई है जहां पे इसकी वैल्यू आर के ही इक्वल। इससे ज्यादा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल बढ़ेगा, एक्स सी घटेगा। इसमें एक्स एल बढ़ता हुआ चला जाएगा तो ये टर्म फिर से बढ़ने लग जाएगी, तो फिर से इसका बिहेवियर ऐसा बनेगा। इसको बोलेंगे, इस पूरे बिहेवियर में एक्स एल ज्यादा है एक्स सी से, एक्स एल इज मोर देन एक्स। ठीक है। इस वाले पॉइंट पे एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ऐसा सा इसका बिहेवियर है। मतलब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है इंडक्टिव से, इस बिहेवियर को बोलते हैं कैपेसिटिव बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है ये, कैपेसिटिव। ये वाला जो बिहेवियर है ये बोलते हैं इंडक्टिव बिहेवियर। ऐसा करके एलसीआर सर्किट का जो ग्राफ है वो बनता है। ठीक है। कई बुक में इसको ऐसा सा बना देते हैं सिंपल सा, बट एक्चुअल में पैराबोला नहीं है बेटा। देखो, जीरो से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक जाने में, एफ आर बोलेंगे इसको, जीरो से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक जाने में एक प्रॉपर सा गैप है, और एक्स सी को वापस से जीरो होने में ये वाला गैप है वो इन्फिनिटी बनेगा, ये वाला गैप है वो फाइनाइट। तो फाइनाइट और इन्फिनिटी तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ग्राफ सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, लिखा चाहे कैसे भी हो बट एक्चुअल में सिमेट्रिकल नहीं है। बस यही चीज था। बहुत बढ़िया। एलसीआर सर्किट का जो ग्राफ है वो हमने लिख दिया। अब बेटा इसके बाद में कुछ नोट करके चीजें आती हैं, उन चीजों को समझना। नोट, सबसे पहले क्या है, अगर बेटा किसी केस में जो फेज है उसकी वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। ठीक है। और साथ साथ में और भी चीजें हैं इसमें, और ये भी गिवन है भाई, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 है। और 90 का फेज अपने पास में दो तरीके से हो सकता है भाई। पहला है अपने पास में करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। अगर करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है और फेज 90 डिग्री है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा। इस सर्किट का नाम क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ऐसा ही होता है प्योर कैपेसिटिव में।
अगर फेज 90 डिग्री है बेटा और वोल्टेज अहेड है, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, वोल्टेज करंट से आगे चल रही है, ठीक है, और फेज क्या है 90 डिग्री, तो ये कौन से सर्किट में हो सकता है, ये हो सकता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। सिर्फ प्योरली इंडक्टर हो उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दें, तो सबसे पहले जो केस पढ़े थे उनके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। सेकंड बेटा जो फेज है वो अपने पास में है 0 डिग्री, फेज अगर 0 डिग्री है मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, ये किस केस में पॉसिबल है, ये एक केस में तो जब पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस ओनली हो सर्किट में, क्या होगी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हो और कुछ हो ही ना, तब भी ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और केस भी पॉसिबल है बेटा, जब एक्स एल और एक्स सी दोनों सेम हो गए, एक्स एल और एक्स सी दोनों अगर सेम हो गए, या ऐसे है वी एल और वी सी अगर दोनों सेम हो गए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे, नेट करंट और नेट वोल्टेज सेम ही डायरेक्शन में आएगी। तो ऐसा भी केस पॉसिबल है कि भाई एलसीआर सर्किट हो, तो फेज के अकॉर्डिंगली जो हम पहचान सकते हैं वो चीजें लिखने वाले हैं। एलसीआर सर्किट अगर हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, फेज है वो 0 से लेकर 90 के बीच में हो, इस केस में कैसा कैसा सर्किट हो सकता है, इस केस में हो सकता है भाई आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी आर सर्किट, ठीक है। अगर आर और एल का सर्किट है, रजिस्टेंस और एल का सर्किट है, तो इंडक्टर है तो बेटा अपने पास में वोल्टेज आगे रहेगी, आर सी सर्किट का कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहती है, वोल्टेज लैग बिहाइंड। एलसीआर सर्किट में कोई भी केस हो, एलसीआर सर्किट में कोई भी केस हो सकता है भाई, वोल्टेज आगे हो करंट आगे हो, ये सब तो निकालना ही पड़ेगा, और निकालेंगे तो प्रॉपर ही निकाल लिया करें, ठीक है। तो ये है कुछ, अगर मान लो फेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे ना बेटा, इन सब चीजों का यूज करेंगे, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल सा सिनेरियो है तो इसको याद रखना, बेसिकली कुछ क्वेश्चन में इस चीज का काम आता है, इसलिए इस चीज को हमने पहले से ही लिख लिया। क्वेश्चन तो इसके करेंगे ही करेंगे, तो उसमें तो बिल्कुल ही क्लियरिटी आ जाएगी, कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बचेगी, ओके। चलो तो भाई बहुत बढ़िया। अब बेटा एक और चीज आती है अपने पास में, उसके बारे में भी लिख लेते हैं, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझना क्या होता है, कोई भी बेटा अपने पास में एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट का हमने ग्राफ भी बना लिया है और प्रॉपर तरीके से एलसीआर सर्किट को हम समझ भी रहे हैं, ठीक है। इन एन एलसीआर सर्किट, किसी भी एलसीआर सर्किट में बेटा जो जेड है उसकी वैल्यू आ रही थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। एलसीआर सर्किट कौन से वाला है, ये सीरीज एलसीआर, ठीक है। नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, ऐसे करके वोल्टेज आ रही थी, ऐसे करके जेड की वैल्यू आ रही। अब जेड का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ अभी अभी बनाया था, ऐसा सा ग्राफ आया फ्रीक्वेंसी के साथ में, बेटा एक ऐसी जगह आई थी जहां पे जेड की वैल्यू सबसे कम हो गई, ठीक है, उसी केस को बोला जाता है रेजोनेंस, ठीक है। वो केस कब हुआ था, जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एस सीरीज एलसीआर सर्किट
विल बी इन रेजोनेंस। ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है ये रेजोनेंस में कब होता है? इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। जब एक्स एल की वैल्यू और एक्स सी की वैल्यू सेम हो जाए तब इस सर्किट को बोलेंगे कि ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस में है। एक्स एल को लिख सकते हैं भाई ओमेगा एल, और ये हो जाता है 1 ओमेगा सी के इक्वल। इधर से ओमेगा स्क्वायर आ जाता है 1/LC, और ओमेगा है इसकी वैल्यू आ जाती है 1/√L। तो ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसी सिचुएशन बन रही हो। ठीक है, तो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोला जाता है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं उसको बोला जाता है 1/2 पाई√LC, जो कि बनता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोल। ऐसे होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो ये ग्राफ बनाया था इसमें इसको क्या बोला गया था? एफ आर। एफ आर के बजाय एफ नोट लिख लो, ऐसे लिखते हैं एफ नोट से। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही था ये। तो ये हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका। ठीक है, रेजोनेंस पे क्या क्या सिनेरियो होते हैं वो और लिख लेते हैं। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जो जेड है उसकी वैल्यू हो जाती है मिनिमम, जो कि आर के इक्वल ही निकल के आती है। रेजोनेंस पे जो फेज है वो हो जाता है 0, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। रेजोनेंस पे वोल्टेज एक्स एल जो है वो एक्स सी के इक्वल होता है, वी एल है वो वी सी के इक्वल आ जाता है, और नेट जो वोल्टेज है वी आर के इक्वल आ जाता है। जेड आर के इक्वल है तो वी वी आर के इक्वल है, एक्स एल एक्स सी के इक्वल है तो वी एल वी सी। तो ये हो जाता है रेजोनेंस का केस। नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ बनाता हूं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, वो ग्राफ देखो कैसा बनता है। एक तरफ है बच्चे करंट, एक तरफ है फ्रीक्वेंसी। करंट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। जब अपने पास में जीरो फ्रीक्वेंसी तो करंट जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, जो पहले उसका ग्राफ है ऐसा बना था ना, इंडक्टिव, जो अपने पास में जेड का ग्राफ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, ये जो अपने पास में ग्राफ बना था इम्पीडेंस का, इनफाइनाइट इम्पीडेंस, करंट जीरो। कम इम्पीडेंस घटता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, इम्पीडेंस बढ़ता जा रहा है, करंट घटता जा रहा है। तो एक फ्रीक्वेंसी है जहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, उसको बोला जा रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से जो करंट है उसका ग्राफ बन जाता है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम जो करंट फ्लो करता है वो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही फ्लो करता है। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी बेटा इस तरीके से है जहां पे एक्स सी इज मोर देन एक्स एल, एक्स एल इज मोर देन एक्स। इस तरफ है कैपेसिटिव बिहेवियर, इंडक्टिव बिहेवियर, रेजोनेंस की। ऐसा करके अपना जो सिनेरियो है वो बन गया है। बढ़िया तरीके से जो सिनेरियो है वो बना है, कोई अपने पास में दिक्कत वाली बात इसमें है ही ना। ओके, नेक्स्ट जो करने वाले हैं उसको देखो। चलो तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक बिल्कुल बारीक सा, उस कंसेप्ट के बारे में आपको बता दें। ले तो वही नोट करके लिख लो बेटा। एसी जो है ना, एसी करंट जो है, इसके लिए अगर अपने पास में मान लो किसी वायर है, इस वायर में एसी करंट फ्लो कर रहा है,
इसके लिए अगर मुझे करंट मेजर करना है तो इसके लिए मैं गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता था, इस तरीके से होता था, इस डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन दिखाता है, इस डायरेक्शन में तो डायरेक्शन को भी लेफ्ट राइट में करके डिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, बट एसी सडनली फ्रीक्वेंसी चेंज करता, कई बार ऐसे 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 1 सेकंड में 100 बार इस तरीके से घूम रहा होता है। तो इसमें ये इनर्शिया की वजह से गैल्वेनोमीटर हिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर की सुई के पास मास है, मास की वजह से जब इधर जाना चाहेगी इतनी देर में तो चेंज ही हो गया, तो गैल्वेनोमीटर इसमें काम करता ही नहीं। ठीक है, तो अब लिख लेता हूं, इस बारे में लिख लेते हैं भाई। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज और करंट गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं एसी वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इनर्शिया की वजह से गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसके बाद में है सेकंड, इसके लिए फिर यूज क्या करते हैं, तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो होता है हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर आर यूज्ड फॉर मेजर एसी। एसी को यूज करने के लिए हम हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं। हॉट वायर एमीटर बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, हॉट वायर, ये क्या है कि वो हीट जनरेट करता है। कोई भी अपने पास में एसी है, एसी ने कितनी सी हीट जनरेट करी है सर्किट में, उसके अकॉर्डिंगली उसका करंट कितना होगा वो सब मेजर करता है। मतलब कि ये हमेशा और हमेशा अपने पास में आरएमएस वैल्यू ही शो करेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो नहीं करता है। तो एनी एमीटर और वोल्ट मीटर विल शो आरएमएस वैल्यू। एसी वाले केस में जब भी अपने पास में एमीटर या वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो आरएमएस वैल्यू को ही शो कर रहे हो। ऐसा कुछ इसमें सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, शुरुआत से अब तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं इन सब पे क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज पैरेलल पैरेलल सीरीज, मतलब पैरेलल तो क्या नहीं है, सीरीज में बेस्ड, रेजोनेंस पे बेस्ड या कोई और कंसेप्ट है उन सब पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये है अपने पास में क्वेश्चन, इन a circuit L, C and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency F। LCR है जिसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है इसी फ्रीक्वेंसी F के साथ में। करंट लीड बाय वोल्टेज बाय 45 डिग्री। इसमें बेटा जो करंट है ना वोल्टेज से 45 डिग्री आगे चल रहा है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, एल आर 2 पाई एफ इन सब की टर्म्स में। तो ऐसा है अपने पास में एक, जब भी अपने पास में फेज गिवन हो तो अपने पास में काम रहता है इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने। फेज गिवन है तो कौन सी ट्रायंगल बनाएंगे भाई, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये गिवन था फेज। ठीक है, फेज की वैल्यू है 45 डिग्री, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, इधर है आर, ये है जेड, और अब ये साइड लिखते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल। तो सबसे पहले देखो, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, करंट लीड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से, और करंट आगे कौन से सर्किट में चलता है, कैपेसिटिव बिहेवियर में, तो एक्स ही ज्यादा है एक्स से। इस तरफ वाली एक्स सी माइनस एक्सएल लिखी जाएगी, एक्सएल माइनस एक्स नहीं लिखा। चलो भाई, इसमें यूज कर लेते हैं हम टेन फाई का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, टेन 45 इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। टेन 45 होता है 1 एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर।
आर को मैं इधर ले आया, इस तरीके से एक्स सी बच गया, एक्सएल भी इधर ले आया, आर इंटू एक्स। वैल्यू पुट कर लेता हूं, आर प्लस एक्सएल फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में चाहिए तो 2 पाई एफ एल, और ये बन चुका है 1/2 पाई एफ। सी को लेफ्ट में ले आता हूँ, बाकी सारी टर्म को राइट में, तो सी आ जाएगा 1/2 पाई एफ आर प्लस 2 पाई एफ। ये बन जाता है इस क्वेश्चन में अपना आंसर। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या बना है, आर प्लस 2 पाई एफ एल इंटू 2 पाई। ऑप्शन बी इसके अंदर में बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऐसा करके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन गया है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सिंपल आंसर। चलो तो भाई इसके बाद में करते हैं इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ए सीरीज आरसी सर्किट, एक सीरीज आरसी सर्किट है, इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। एक है आर, एक है सी, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। कंसीडर टू सिचुएशन, व्हेन कैपेसिटर इज एयर फिल, कैपेसिटर में एयर है, दूसरे केस में जब कैपेसिटर में कुछ मीका फिल कर दिया है। ठीक है तो भाई, ठीक है, तो एक केस है, दूसरा केस। चलो, करंट फ्लो रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी। करंट और वोल्टेज ऐसे गिवन है, तो हमें यह बताना है वोल्टेज बढ़ जाएगी, किस केस में वोल्टेज ज्यादा है, किस केस में करंट ज्यादा है, या कैसा कुछ सिनेरियो है वो बन रहा है। ले तो भाई इस तरीके का अपने पास में है सिनेरियो। ठीक है, ये है कैपेसिटर रजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वीसी, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी आर। ठीक है, और जो सोर्स है, सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैं लिख लेता हूं पी नोट। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे ही इसमें हमने कुछ मटेरियल फिल कर दिया, उस केस में क्या हो गया बेटा, कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गया। मटेरियल फिल करते ही जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई बी। जैसे ही कोई भी मटेरियल फिल किया, एप्सिलॉन आर हो जाएगा, तो उस वजह से वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर बेटा कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो उस केस में एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाता है 1/ओमेगा सी। ऐसे है अपने पास में एक्स सी, एक्स सी हो जाता है 1/ओमेगा सी, तो एक्स सी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सी बढ़ गया है तो एक्स सी कम हो जाएगा। और अगर बेटा एक्स सी कम हो गया, तो इसका जो जेड है वो भी कम हो गया, और अगर इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो गई है, तो इसका मतलब जो करंट है, करंट की वैल्यू कम हो गई। तो ए वाले केस में करंट था ज्यादा, बी वाले केस में जो करंट है वो कम हो। बहुत ज्यादा बढ़िया बात। ठीक है, ए वाले केस में करंट है भाई, एक सेकंड रुकना हो, अगर जेड की वैल्यू कम हो गई है तो करंट बेटा बढ़ गया है। करंट क्या हो जाता है, वी बाई जेड, वी नोट बाई जेड। करंट है वो एक्चुअल में बढ़ गया है। ए वाले केस में करंट कम था, बी वाले केस में करंट बढ़ गया। तो ये यहां तक अपना आंसर है वो आ गया। ठीक है भाई, ये लो भाई लिख दिया है इधर। करंट का बिहेवियर अपने लिए समझना बिल्कुल ही आसान था। नेक्स्ट चीज क्या पूछी गई है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब कि वीसी जो है उसका बिहेवियर बताना है। वीसी है, इसका बिहेवियर कैसे पता चलेगा, टोटल वोल्टेज थी वीओ, सोर्स की वोल्टेज माइनस वी आर। ठीक है, सोर्स वाली वोल्टेज में तो कोई फर्क ही नहीं आया, वो तो ऐसे ही रही। वी आर जो है वो क्या हो जाती है बेटा, इस सर्किट में करंट इंटू इसका रजिस्टेंस। तो हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है कि भाई जैसे जैसे अपने पास में जो करंट है उसको माइनस में लिखा गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे अपने पास में वोल्टेज, जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो करंट जो है वो अपने पास में बढ़ेगा। और अगर करंट बढ़ गया, ये वाली टर्म बढ़ गई, तो ओवरऑल वीसी है वो घट गया, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। तो ए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीज,
मतलब पहले वाले केस में जो था वो ज्यादा था, दूसरे वाले केस में डिक्रीज होके कम बन गई। वी ए इज मोर देन वी सी, ये इसका सही आंसर है वो बंदा, ये है इसका। ठीक है, ये थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन तो दो चुटकियों में कर देंगे। ठीक है बेटा, तो जो सिनेरियो है वो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। डायरेक्ट हम एक्स का यूज करके इसको सोल्व क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेटा एक्चुअल में इसमें करंट भी चेंज हो रहा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी चेंज हो रहा है, और जेड भी चेंज हो रहा है, तो सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने निकाला तो थोड़ा सा इजी हो सके। अच्छा, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपने पास में क्वेश्चन है वो देखो, ये है बेटा क्वेश्चन। A light bulb and an open coil inductor, एक इंडक्टर है, एक लाइट बल्ब है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एज shown इन द फिगर। द स्विच इज क्लोज आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद स्विच को क्लोज कर दिया है। एंड एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर में एक आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया है। इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वेयर ए इंटू एल। जैसे ही आयरन रोड इंसर्ट करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। चलो, द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीज डिक्रीज एंड इज अनचेंज, अगर इसमें इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हमसे पूछी गई। ले तो भाई कर लेते हैं बेटे। देखो, जैसे ही आयरन रोड इंसर्ट कर दी तो उस केस में जो इंडक्टेंस है, जो एल है, वो इंक्रीज हो गया, एक्स एल है वो भी इंक्रीज हो गया, और इसका जो जेड है वो भी इंक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया। अगर बेटा जेड इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाता है, बी बाई जेड, करंट है वो डिक्रीज हो गया। और बेटा पावर पे डिपेंड करती है, जो ब्राइटनेस है वो पावर पे डिपेंड करती है, और ब्राइटनेस क्या होती है, आई स्क्वेयर आर। इसकी वजह से जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है, तो ब्राइटनेस का क्या आंसर हो गया कि ब्राइटनेस से इसकी डिक्रीज हो गई है। बहुत बढ़िया। इसी केस में अगर बेटा अपने पास में कोई डीसी सप्लाई होती, क्या होती, डीसी सप्लाई होती। डीसी सप्लाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो डीसी सप्लाई में जो एक्सएल है उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू एल, तो वो बन जाएगी 0। तो डीसी सप्लाई में इंडक्टर काम ही नहीं करता, सिर्फ प्योर रजिस्टर काम करता, तो इस केस में डीसी वाले केस में कोई भी चेंज नहीं होता। डीसी के केस में आंसर सेम का सेम ही आ रहा होता, डीसी सप्लाई में ब्राइटनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये था इस चीज का आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, द रिएक्टेंस ऑफ कोइल, कोइल का जो रिएक्टेंस है, कोइल मतलब कि इंडक्टर, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो है 157। ऑन कनेक्टिंग द कोइल अक्रॉस ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, द करंट लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय 45 डिग्री। इसको अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, इसका मतलब है बेटा इसमें फेज 90 नहीं है, तो भाई बैटरी के रास्ते में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, ऐसा अपने पास में ये केस है वो बन गया है, बैटरी के साथ में कनेक्ट है, बैटरी की फ्रीक्वेंसी पे करंट है 45 डिग्री से पीछे चल रहा है। चलो, तो भाई ट्राइंगल बना लेता हूँ, ऐसे केस जब भी रहेंगे फेज के इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाने। तो इसकी हम अगर मैं इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाऊं, तो ये एंगल है 45 डिग्री, जो फेज है वो इधर होगा रेजिस्टेंस, इधर एक्सएल एक्सी तो है ही नहीं, और इधर बनेगा जेड। तो इतना इसमें लगा लेते हैं सीधा ही tan 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, द रिएक्टेंस ऑफ कोइल, कोइल का रिएक्टेंस गिवन है,
उसका इंडक्टेंस निकालना है, तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी यार। एक्स एल अपॉन आर वन बन गया, एक्स एल आर के इक्वल बन गया। फिर में इन सब की तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, सिर्फ क्या बताना है, इंडक्टेंस बताना है। एक्स एल गिवन है और इंडक्टेंस बताना तो अपने लिए आसान है, ओमेगा इंटू एल। भाई इस प्रोसेस को छोड़ना, आर बार कुछ नहीं पूछा इसमें। ओमेगा इंटू एल 157, 2 पाई एफ एल 157, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 100 इंटू एल, ये बन गया है 157। ठीक है, तो एल है उसकी वैल्यू बन गई है 157 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 100। तो 157 को लिख दिया है 1.57 इंटू 2 अपोन में 2 इंटू 3.14 बटे में 100। तो भाई 100 से 100 कैंसिल आउट, 1.57 से 3.14 2 पे कैंसिल आउट, ये बन चुका है 1/4 हेनरी। 1/4 हेनरी को क्या लिख दिया, 0.25 हेनरी। ये क्वेश्चन था बेटा, कोई है फेज का तो कुछ काम ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर लेना भाई, इजी सा ही था। मुझे तो इसलिए ध्यान नहीं था, तो इसलिए मैंने बताने की कोशिश करी। चलो तो भाई इसके बाद में करते हैं इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है ये, a resistance of 300 ohm and inductance of 1 upon pi Henry are connected in series to AC voltage of 20 volt 200 हर्ट्ज। एक तो है रेजिस्टेंस जो कि है 300 ओम का, एक है भाई इंडक्टर जो कि है 1 अपॉन पाई हेनरी का। दोनों को मैंने एक एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर रखा है जो कि है 20 वोल्ट 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज है वो निकालना है। तो फेज निकालने के लिए या फेज गिवन हो तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ही बनती है। अच्छा, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए पहले तो एक्सएल चाहिए होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई एफ। 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी है 200 और एल की वैल्यू है 1/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 400। एक्सएल की वैल्यू क्या बन चुकी है 4। ये बना दिया इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो है वो अपने पास में फेज बनेगा, इधर बन जाता है एक्सएल, इधर बन जाता है आर, इधर बन जाता है। टेन फाई निकाल लेते हैं, टेन फाई क्या हो जाता है एक्स एल अपॉन आर, 400 बटे में आर की वैल्यू है 300। तो टेन फाई जो है वो बन चुका है 4/3। ठीक है, 4/3 या 53 डिग्री। इस करके अपने पास में जो पाई है उसकी वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स 4/3, या इसको लिख सकते हैं 53 डिग्री। बस ये आंसर बन। अच्छा, तो अब इस पे बेस्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरसी। आरसी सर्किट है कोई, एसी का इम्पीडेंस है Z1 और फ्रीक्वेंसी है, और Z2 है 2F फ्रीक्वेंसी। तो Z1 अपॉन Z2 जो K है उसकी वैल्यू निकालनी। चलो तो भाई निकाल लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, आरसी सर्किट है, ठीक है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसका इम्पीडेंस Z1 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 2F है तो उसका इम्पीडेंस Z2। आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल तो है नहीं, सीधा एक्स स्क्वेयर प्लस आर। माइनस एक्स स्क्वेयर होना था बट स्क्वेयर होते ही प्लस हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास में जेड बन गया। जेड की वैल्यू और देखो क्या बन सकती है बेटा, एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी का स्क्वेयर प्लस आर। तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है के, जो कि है Z1/Z2।
ले तो भाई कर देते हैं कैलकुलेट। आर स्क्वेयर प्लस 1/2 पाई एफ सी का स्क्वेयर, फ्रीक्वेंसी जब एफ थी तब, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस 1/4 पाई एफ सी का स्क्वेयर। तो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने 2f लिख दिया अगले केस में। तो ये सिनेरियो बन चुका है। ठीक है, तो ये अपने पास में बन गई है के की वैल्यू। अब इसकी रेंज बतानी है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, इसकी रेंज बतानी है कहां से कहां तक होगी। चलो तो भाई इसमें अपने पास में दो केस बन सकते हैं। केस नंबर वन, बेटा जब अगर मैं आर है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, आर इज वेरी लार्ज, अगर आर की वैल्यू मैं बहुत ज्यादा ले लूं तब के की वैल्यू क्या रहेगी। अब बेटा क्योंकि आर बहुत ज्यादा लार्ज है तो इसमें ये टर्म अपने पास में ये आर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये दूसरी वाली टर्म इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर जाएगी। क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो आर अपॉन आर बन जाता है 1। नेक्स्ट बनता है केस नंबर 2। ठीक है, अगर आर हो बहुत स्मॉल, आर अगर बहुत स्मॉल हो तो ये टर्म मैटर करेगी, आर को फिर मैं हटा सकता हूँ, आर इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर जाएगा। उस केस में क्या आंसर बनने वाला है, उस केस में के की वैल्यू बन सकती है अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आर तो है ही नहीं अब, तो ये है 1/2 पाई एफ सी का स्क्वेयर, 1/4 पाई एफ सी का स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया तो ये बन गया है 4 पाई एफ सी अपॉन 2 पाई एफ। उस केस में जो के है उसकी वैल्यू बन गई है 2। तो डिपेंडिंग अपॉन आर, आर पे डिपेंड करते हुए के की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि आर बहुत स्मॉल है मतलब जीरो है यार, इनफाइनाइट है, 1 0 है तो ये, तो के की वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर सकती है 1 से लेकर 2 के बीच में, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये अपना आंसर है वो बन। एक और छोटा सा बेटा नोट करके लिख लो, वैसे ही ये सिलेबस में नहीं है। पैरेलल एलसीआर सर्किट। ठीक है, अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट गिवन हो या उससे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे। अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट है ना तो हम अपने पास में करंट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उस केस में करंट का फॉर्मूला हो जाता है करंट इन रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस करंट इन इंडक्टर माइनस करंट इन कैपेसिटर का। उस केस में ये वाला फॉर्मूला है इसको फॉलो करता है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन का और आंसर कर। तो ये है अपने पास में बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो क्या आंसर होगा। इन द अल्टरनेटिंग सर्किट, अल्टरनेटिंग है भाई, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट फ्लो रजिस्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो है भाई 3 एम्पियर और कैपेसिटर में जा रहा है वो है 4 एम्पियर। इधर से जो करंट आ रहा है इससे, उसकी वैल्यू निकालनी है। इससे जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट इन रजिस्टर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर तो है ही नहीं, और ये हो गया 3, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो बन जाता है 5 एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा 5 एम्पियर। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। तो भाई जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल फॉर विच करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज एलसीआर सर्किट, कैपेसिटेंस ये है, ओमेगा ये है। ठीक है, इंडक्टेंस की क्या वैल्यू हो कि करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम मतलब की रेजोनेंस, और रेजोनेंस मतलब की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो यहां से L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा है 1000 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 6 हो गया, और साथ साथ में कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, तो 10 इंटू 10 की पावर -6, तो -6 से -6 कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ जाता है 1/10 हेनरी। 1/10 हेनरी को क्या लिखा जा सकता है? मैं वेबकैम बंद करता हूं ताकि दिखने में साफ हो जाए। बेटा 1/10 हेनरी को लिखा जा सकता है, ये तो लिखा नहीं जा सकता, 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी का मतलब क्या हो जाएगा? 10/1000, 1/100 हेनरी। गलत। 100 मिली हेनरी, 100/1000, मतलब 1/10 हेनरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये, एन इंडक्टर O, inductor L, capacitor C and resistor R are connected in series across a potential difference V as shown in the figure. Potential difference across L, C and R is 40, 10 और 40। L के अक्रॉस जो पोटेंशियल है बेटा वो है 40, C के अक्रॉस में है 10 और R के अक्रॉस है 40। तो ऐसे ऐसे पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द LCR सर्किट, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ना उसकी वैल्यू है इतनी। इंपीडेंस बता देना इस, इंपीडेंस मतलब कि जेड बताना है। जेड का बेटा एक तो फॉर्मूला ये हो जाता है √XL/XC, एक हो जाता है इसके अक्रॉस वोल्टेज अपॉन इसके अक्रॉस फ्लो करता हुआ करंट, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी जो पीक वैल्यू है वो लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। और साथ साथ में करंट, करंट भी लिख लेंगे, तो करंट लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें बेटा ये जो चीज है ना, इन चीजों को मिटा दो भाई, ये मैंने, ये नहीं की मैंने, बस इतना सा डायग्राम है, एक वोल्टेज का सोर्स है V/I। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वोल्टेज की RMS वैल्यू, V की RMS वैल्यू अपॉन करंट की RMS वैल्यू, इससे डिवाइड करेंगे। V वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या आ जाएगी? जो भी वैल्यू बेटा यहाँ पे लिखी हुई वो RMS वैल्यू है, तो वोल्टेज अक्रॉस R का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 40, VL 40 माइनस 10 का स्क्वायर, √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये बन जाता है 50 वोल्ट। तो RMS वोल्टेज हो गई है 50 वोल्ट, और जो करंट है उसकी पीक वैल्यू है 10√2, तो इसकी जो RMS वैल्यू वो 10 बच जाएगी, तो 5 ओम। इतना सा क्वेश्चन था, बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, ठीक। तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था बेटा जो हमने अभी अभी किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम इससे आगे जाके करेंगे।